ओके, चलिए, थैंक्स फॉर द ग्रेट स्टार्ट। शुरू करें अभी पढ़ाई। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सब? ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे आवाज, स्क्रीन, एवरीथिंग इज फाइन। अच्छा, स्क्रीन शेयर ही नहीं किया, कहां से फाइन दिखेगा? चलिए, परफेक्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ रहे थे अपन? चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 2, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। इसमें अपन ने जो बेसिक्स थे, क्वेश्चंस थे जो बेसिक्स, वो अपन ने कवर किए थे। क्वेश्चन हर एक इकोनॉमी कैसे आंसर करती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इकोनॉमी, वो कौन सी है। उसके बाद में टाइप्स कितने कितने थे और कौन से थे इकोनॉमी के? 4, 3, 3, 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज कितनी? 1, 2, 3, 4, कितनी? 3। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड, राइट। जो 4 था वो क्या था? क्वेश्चंस थे। वो स्केर्सिटी एक सेंट्रल प्रॉब्लम था, उसके 4 क्वेश्चंस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर और इकोनॉमिक ग्रोथ। उसमें से कैपिटलिस्ट अपन ने चालू किया था। कैपिटलिस्ट मतलब क्या था? सारी चीजें किसके कंट्रोल में, किसके हाथों में है? प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है। उसके अपन ने जो है फीचर्स देखे थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। नाउ हाउ डू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व देयर सेंट्रल प्रॉब्लम्स? देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे काम करती है? बेस्ड ऑन प्राइवेट इंडिविजुअल्स। प्राइवेट इंडिविजुअल्स कौन सी चीज प्रोड्यूस करते हैं? कौन सी चीज प्रोड्यूस करते हैं? जो कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं। कल ही देखा था ना अपन ने, राइट। सो जो कंज्यूमर्स डिमांड करेंगे वही, दैट इज टू से जो डिमांड होगा वही सप्लाई होगा। दैट इज मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर यहां पर ये पूरी इकोनॉमी काम करती है। तो वो जो अपने सेंट्रल प्रॉब्लम्स है 4, उसको भी सॉल्व मेजरली कैसे करती है? थ्रू मार्केट फोर्सेस। अब देखो, इफ द कंज्यूमर्स वांट्स कार्स and producers choose to make clothes and workers choose to work in the furniture industry, there will be total confusion and chaos in the country. Obviously हर किसी को एक पेज पर, एक जगह पर काम करना पड़ेगा, तभी वहां पर डिमांड जो है वो सप्लाई को मीट करके फुलफिल होगी। So such an economy uses impersonal forces of market demand and market supply, और इसी को अपन बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म, to solve their central problems. What to produce? सबसे पहला क्या प्रोड्यूस करना है? प्रोड्यूस कौन कर रहा है? एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो व्हाट टू प्रोड्यूस ये कौन डिसाइड कर रहा है? एंटरप्रेन्योर्स। पर वैसे तो मतलब क्या प्रोड्यूस करना है वो तो वही लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर वो लोग कौन सी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं? जो कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली कौन डिसाइड कर रहा है? कंज्यूमर्स। एम ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू अर्न एज मच प्रॉफिट एज पॉसिबल. This causes businessmen to compete with one another and produce goods which consumers wish to buy. अगर consumers को cars चाहिए तो there would be increase in demand for cars. उसके वजह से क्या होगा? प्राइस इंक्रीज होगी। उसके वजह से क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेंगे कार पर, और उसके वजह से ज्यादा लोग वही प्रोड्यूस करने आएंगे। देखो, डिमांड एंड सप्लाई का एक इंटरैक्शन अपन बेसिक समझते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं वो?
के होया भाया। Just give me a second. डिमांड एंड सप्लाई के बारे में अपन समझते हैं। अपने को वैसे तो ये चीजें आगे डिटेल में आएगी, अभी थोड़ा बेसिक्स आपको पता होगा। ये कौन सी कर्व होती है? डिमांड कर्व। ये कौन सी कर्व होती है? सप्लाई कर्व। अपन पढ़ेंगे इसको भी वापस बेसिक से पढ़ेंगे कि क्यों डिमांड कर्व ऐसी क्या है सब कुछ। अब एक रहती है वाई एक्सिस, एक रहती है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर क्या रहता है, किसी को याद है क्या? और यहां पर रहता है क्वांटिटी, राइट। अब क्या बोल रहे हैं वो, अगर कॉस्ट को अपन सेम पकड़े, ठीक है, कॉस्ट को सेम पकड़े, तो अगर डिमांड किसी चीज की बढ़ेगी, राइट, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज की डिमांड इंक्रीज होगी, क्वांटिटी इंक्रीज होगी, कॉस्ट सेम है। फॉर एग्जाम्पल ये वाले एरिया में डिमांड है लेट से यहां पर 100, उसका सप्लाई है अभी कितना? 50। मतलब डिमांड करने वाले 100 लोग हैं, सप्लाई करने वाले 50 ही है। तो क्या होगा, ये लोग जो डिमांड करने वाले हैं, हर कोई चाहेगा मेरे को मिले, मेरे को मिले, मेरे को मिले, राइट। प्राइस अभी से फॉर एग्जांपल ये है यहां पर 1 लाख, हर कोई चाहेगा कि मुझे मिले, मुझे मिले। यहां पर क्या होगा, डिमांड करने वालों में झगड़ा होगा, राइट। एक बोलेगा मैं 1 लाख में खरीदता, दूसरा क्या बोलेगा, तू 1 लाख में खरीद रहा क्या, मैं 1.5 लाख देने को तैयार हूं, तीसरा बोलेगा अच्छा मैं 2 लाख देने को तैयार हूं। इस तरीके से क्या होगा, प्राइस ऊपर पुश होगा एंड अल्टीमेटली ये जो इक्विलिब्रियम का प्राइस है ना, ये रीच हो जाएगा। देखो प्राइस बढ़ेगा तो अगर कॉस्ट सेम है और प्राइस बढ़ा, फॉर एग्जांपल 100 रुपए पहले प्राइस थी, कॉस्ट थी 80 रुपए, प्रॉफिट कितना था? 20 रुपए। अगर प्राइस बढ़ गई 150 और कॉस्ट सेम है, अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 70। जहां पर प्रॉफिट ज्यादा है वहां पर सप्लाई भी बढ़ जाएगा, राइट। और अल्टीमेटली डिमांड बढ़ने के साथ साथ सप्लाई भी उसी डायरेक्शन में बढ़ेगा। ये जस्ट एक आपको बेसिक आगे का मैंने बताया है, बट इसी लॉजिक को अपने को डिटेल में अपन स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, 3, 4 में। इस बेसिस पर ही व्हाट टू प्रोड्यूस जो है वो डिटरमाइन होता है। जिस चीज की डिमांड है उस चीज में लोग ज्यादा खरीदने आएंगे, ज्यादा खरीदने आएंगे, अगर सप्लाई उतना नहीं है तो प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, राइट। सो इसीलिए राइज इन प्राइसेस ऑफ कार्स, कॉस्ट रिमेनिंग द सेम, लीड टू मोर प्रॉफिट्स। दिस विल इंड्यूस प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस मोर कार्स। वैसे ही अगर डिमांड डिक्रीज हो जाती है, सप्लाई बहुत है, सप्लाई 100 क्वांटिटी का है, अब डिमांड 50 ही हो गई, अब क्या होगा, सप्लायर जो है बहुत सारे वो लोग झगड़ा करेंगे, मैं बेचता, मैं बेचता, मैं बेचता। एक सप्लायर बोलेगा मैं 10 रुपए में बेचता, दूसरा क्या बोलेगा, अच्छा तू 10 रुपए में बेच रहा, मैं 9 रुपए में बेचता हूं, तीसरा बोलेगा मैं 8 रुपए में बेचता हूं, सो दैट मेरा प्रोडक्ट बिके। इससे क्या होगा, प्राइस कम होगा, और प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट कम होंगे, और डिमांड सप्लाई भी कम होकर के वो नीचे आ जाएगा। इफ डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस फॉल्स एंड less of the cloth will be produced. Less of the cloth will be produced. So in a capitalist economy, question regarding what to produce ultimately decide कौन करता है, consumer, who show their preferences by spending on the goods which they want. ठीक है, ये आगे की जो अपन ने वो डिमांड सप्लाई की बात की वो जस्ट आपके एक बेसिक ज्ञान के लिए की। अपने को सेंट्रल पॉइंट इसमें एक ही ध्यान में रखना है कि
अल्टीमेटली डिसाइड कैसे होता है? थ्रू द कंज्यूमर्स। डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं, बट प्रोड्यूसर्स किसके हिसाब से करते हैं? कंज्यूमर्स के हिसाब से। तो अकॉर्डिंगली मार्केट फोर्सेस के हिसाब से जैसा कंज्यूमर डिमांड करेगा वैसा ही व्हाट टू प्रोड्यूस इसका आंसर रहेगा। दूसरा, डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस, ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये तो प्योरली एंटरप्रेन्योर ही करेगा कि मुझे कैसे प्रोड्यूस करना है, मशीन ज्यादा यूज करना है या फिर लेबर ज्यादा यूज करना है, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। An entrepreneur will produce goods and services choosing the technique of production which renders his cost minimum. Obviously, अगर लेबर यूज करके बनाने में कम पैसे लग रहे हैं तो लेबर वाली टेक्निक यूज होगी, नहीं तो कौन सी वाली होगी? कैपिटल वाली, मशीन वाली। If the labor is relatively cheap, he will use labor intensive, and if labor is relatively costlier, he will use capital intensive method. तो बेसिक यहां पर ये डिसाइड कैसे होगा? बाय द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स। ये जो लेबर है, मशीन है, ये क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही है ना। इनकी जो प्राइसेस रहेगी उसके हिसाब से दिस विल हेल्प इन डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा, डिसाइडिंग फॉर हुम टू प्रोड्यूस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चारों क्वेश्चंस की अपन बात कर रहे हैं, दो क्वेश्चंस देखे। तीसरा क्वेश्चन कैसे आंसर होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में? डिसाइडिंग फॉर हुम टू प्रोड्यूस। देखो, कल अपन ने बात की थी सब लोगों की डिमांड फुलफिल नहीं की जा सकती, फिर किसके लिए गुड्स बनाए जाएंगे? जो मैक्सिमम डिमांड करता है। बिल्कुल सही। अब डिमांड भी कौन कर पाएगा? जिसके पास में पैसा हो। सिंपली फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जिसके पास में रिसोर्सेस है, एबिलिटी टू पे है, राइट? Goods and services in capitalist economy will be produced for those who have buying capacity. Buying capacity of an individual depends upon his income. जितनी उसकी इनकम उतनी उसकी buying capacity. How much income he will be able to make depends not only on the amount of work he does, but also on how much property he owns. सिर्फ उसकी जो एक रेगुलर इनकम है वो तो है, प्लस उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, क्या है, उसमें भी तो एप्रिसिएशन कंटिन्यूअसली होता रहेगा ना। फिक्स्ड असेट्स बोलो अपन, घर बोलो, जमीन बोलो, एग्रीकल्चरल लैंड बोलो, इन सब में भी एप्रिसिएशन होता रहेगा, राइट? गोल्ड बोलो, ऑल दीज आर वेल्थ और वी कैन से प्रॉपर्टी। सो इसके हिसाब से जिसके पास में ज्यादा इनकम, ज्यादा प्रॉपर्टी, उसकी डिमांड फुलफिल होगी या उसके हिसाब से डिटरमाइन होगा कि क्या चीज प्रोड्यूस होगी। Higher the income, higher will be the buying capacity and higher will be his demand. जैसे एक इकोनॉमी में ऐसा समझो 100 लोग हैं, 100 लोग में से 90 लोग चाह रहे हैं कि भाई ये बने, क्या बने? FMCG गुड्स, कंज्यूमर गुड्स जो रहते हैं बेसिकली। 10 लोग चाह रहे हैं कार्स बने, लग्जरी कार्स, पर खरीदने की कैपेसिटी इन लोगों के पास में है। क्या चीज बनेगी फिर? कार्स बनेगी, राइट? इन लोगों की डिमांड बाद में अगर रिसोर्सेज बचे तो देखी जाएगी, अदरवाइज इनकी डिमांड फुलफिल नहीं होगी। एंड लास्टली, डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि हमको फ्यूचर के लिए कितना सेव करना है। ये काय पे डिपेंड करता है? देखो, कंजम्पशन एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, पहले तो ये तीन चीजों का मतलब समझते हैं अपन। कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन मतलब क्या? जो फाइनली अपन कंज्यूम करते हैं, जो कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो लिटरली कंज्यूम मतलब खा रहे हैं, ऐसा नहीं, कोई भी चीज अपन खरीदते हैं, यूज के लिए कुछ भी करते हैं, दैट इज अवर कंजम्पशन। सेविंग क्या है? जो अपन बचा करके रखते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल अपनी 100 रुपए इनकम है, इसमें से अपन ने पूरा घर खर्चा वगैरह 80 में हो गया, 20 रुपीज सेविंग कर लिया, ठीक है? सो ये कंजम्पशन एंड सेविंग ये कौन करता है? अल्टीमेट कंज्यूमर, हमारे जैसे लोग, आप और मैं। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? बेसिकली अपना जो पैसा है उसको ग्रो करने के लिए कहीं पर तो भी लगाना, राइट? नाउ इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स,
बॉन्ड्स, शेयर्स जिसे अपन बोलते हैं, ज्वेलरी, ये नॉर्मल भाषा की इन्वेस्टमेंट जो अपन जानते हैं। पर इन्वेस्टमेंट मतलब सिर्फ यही क्या? नहीं, जो पर्सन एक बिजनेस सेटअप कर रहा है, एक फैक्ट्री बना रहा है, वो भी तो इन्वेस्टमेंट ही कर रहा है ना, सो दैट प्रोडक्शन हो सके, कैपेसिटी बढ़ सके। दिस इज ऑल्सो अंडर इन्वेस्टमेंट, और वो ही मेन कंट्री के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये इन्वेस्टमेंट कौन करता है? एंटरप्रेन्योर है अब में से ये, पर बेसिकली एंटरप्रेन्योरल क्लास जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है। कंजम्पशन एंड सेविंग आर डन बाय कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर डन बाय एंटरप्रेन्योर्स। कंज्यूमर्स सेविंग, अब ये चीजें कितनी क्या करनी चाहिए, ये अपना मेन क्वेश्चन है। कंज्यूमर की सेविंग अमॉन्ग अदर फैक्टर्स आर गवर्न बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर अपने को बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता रहा तो अपन सेविंग ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? ज्यादा करेंगे। कम मिलता रहा तो कम करेंगे। हायर द इनकम एंड हायर द इंटरेस्ट रेट, हायर विल बी द सेविंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही, प्लस इनकम भी एक फैक्टर है। अगर अपनी इनकम ज्यादा रही तो जनरली सेविंग भी ज्यादा रहेगी, इनकम कम रही तो सेविंग भी कम रहेगी। हायर द दूसरा, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डिपेंड अपॉन रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल। कंजम्पशन एंड सेविंग तो डिपेंड करते हैं काय पर? इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। अब जो इन्वेस्टमेंट है ये काय पर डिपेंड करती है? वो बोल रहे हैं रेट ऑफ रिटर्न। मैं जो बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं, ये बिजनेस सेटअप करके मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 करोड़ रुपए लगा रहा हूं, तो इस पे मुझे अगर लेट्स से ईयरली 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न क्या हो गया? 10%, राइट। ये रेट ऑफ रिटर्न जो है अगर ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगी, अगर कम है तो इन्वेस्टमेंट कम रहेगी। एज सिंपल एज दैट। Greater the profit expectations, greater will be the investment. Rate of interest, rate of return are nothing but prices of capital. ये लाइन अगेन उन्होंने ऐसे ही आपके रेफरेंस के लिए दी है। बेसिकली क्या बोल रहे हैं वो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलो या फिर रेट ऑफ रिटर्न बोलो, ये पैसे खरीदने के लिए कितना पैसा लग रहा है वही बताते हैं। मतलब अपन बैंक में अगर पैसा रख रहे हैं तो बैंक अपने को उस पर इंटरेस्ट दे रही है, राइट। दैट इंटरेस्ट इज व्हाट? अपने पैसों का वो एक उस पे एडिशनल कुछ तो भी दे रही है। पैसों पे पैसा खरीदने के लिए उनको कितना पैसा लग रहा है। इन्वेस्टमेंट भी वही है, मैं पैसा लगाऊं तो उसके अगेंस्ट मुझे कितना पैसा चाहिए, राइट। सो इट इज नथिंग बट प्राइसेस ऑफ कैपिटल। सो डज वी सी दैट व्हाट टू प्रोड्यूस, which methods should be used, for whom should be produced, and what provision should be made for economic growth are all decided by price mechanism or market mechanism. क्या बोल रहे हैं ये? अल्टीमेटली चारों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट मैकेनिज्म, राइट। जैसा मार्केट में रेट रहेगा, इंटरेस्ट रेट रहेगा, जैसा मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, उसके हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, सेविंग होगा। उसी हिसाब से जिस चीज की प्राइसेस मार्केट में कम रहेगी वो टेक्निक यूज की जाएगी, राइट। मार्केट में जो लोग डिमांड कर पाएंगे उनके लिए ही प्रोडक्शन होगा, और जो कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं वही चीज प्रोड्यूस की जाएगी। अकॉर्डिंगली इट इज डिसाइडेड बाय प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट मैकेनिज्म। नाउ मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्या बोल रहे हैं? बेनिफिट्स क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के? जैसा कि इसका एग्जांपल्स कौन से देश बोले थे अपन ने? यूएस, यूके, ओके। देखो, कैपिटलिज्म इज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड वर्क्स ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। इन देशों को ध्यान में रख करके सही में उनको ये बेनिफिट्स है क्या, एक बार अपन देखते हैं। कैपिटलिज्म इज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड वर्क्स ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। क्या बोल रहे हैं? ये मार्केट के थ्रू ही अपने आप काइंड ऑफ काम करते हैं। मार्केट में अपन ने तो एक एग्जांपल लिया, एक कंज्यूमर ने डिमांड किया उसके हिसाब से, बट एक कंट्री देखें तो वो तो लाखों करोड़ों कंज्यूमर्स मिलकर बनती है, लाखों करोड़ों बिजनेस मिलकर बनती है। तो ये बोल रहे हैं कि कैपिटलिज्म में बेसिकली मार्केट अपने आप से ही सब चीजें चला लेता है।
इतने सारे कंज्यूमर्स का एक डिसीजन, इतने सारे प्रोड्यूसर्स का एक डिसीजन, वो आपस में मिलकर it works basically automatically through price mechanism. There is no need of incurring cost for collecting, processing information, formulating, implementing और monitoring policies. क्या बनाना है, कितना बनाना है, ये सब डिसाइड करने के लिए कोई अलग एक अथॉरिटी को काम नहीं करना पड़ता, ना तो उसमें कुछ खर्चा करना पड़ता, ना ही कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ता. मार्केट अपने आप से काम करता है. दूसरा बेनिफिट या मेरिट क्या है कैपिटलिज्म का? Existence of private property and driving force of profit result in greater efficiency and incentive to work. मेन मोटिव क्या होता है इसमें कैपिटलिज्म में? प्रॉफिट, राइट? अगर प्रॉफिट कमाना ज्यादा इनका मोटिव है तो वो ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे ऑब्वियसली, राइट? एक बेसिक एग्जांपल, गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब. जितना आपने सुना है आज तक, जितना आपको पता है, ज्यादा काम कहां करना पड़ता है? प्राइवेट में. ज्यादा आवर्स कहां पर रहते हैं? प्राइवेट में. ज्यादा छुट्टी लेने में मुश्किलें कहां पर रहती है? प्राइवेट में. क्यों? क्योंकि दे फोकस ऑन एफिशिएंसी, राइट? हमको एक पर्सन से, हम इसको 10 लाख की अगर पैसे दे रहे हैं साल के, तो इससे हमको 20 से 25 लाख का काम करा के लेना है, राइट? ऐसा जो है उनका मोटिव रहता है. ये एक एग्जाम्पल देखा अपन ने सैलरी का. ऐसे सारी चीजों में, सारे रिसोर्सेस में उनका होता है. ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट जॉब्स देखे तो सबको पता ही है. तीसरा, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्टर अंडर कैपिटलिज्म. क्योंकि हर कोई एफिशिएंटली काम करता है यहां पर, इसलिए ग्रोथ भी जनरली फास्ट होती है कैपिटलिज्म में. इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट ओनली इन दोज प्रोजेक्ट्स विच आर इकोनॉमिकली फिजिबल. जहां पर प्रॉफिट रहेगा, जहां पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी रहेगी, इन्वेस्टमेंट भी वहीं पर होगी, और कहीं पर इन्वेस्टमेंट लोग ज्यादा नहीं करेंगे. बट गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट को सिर्फ पैसा नहीं देखना होता है, गवर्नमेंट को वेलफेयर भी देखना होता है. तो हो सकता है उन लोगों को उन जगहों पर भी इन्वेस्टमेंट करना पड़े जो कि इतने प्रॉफिटेबल ना हो. नेक्स्ट, रिसोर्सेस यूज्ड इन मोस्ट प्रोडक्टिव वे. This results in optimum allocation of available productive resources. That is, we can say minimum wastage. जो resources available है ना, उनका minimum wastage होता है. That is optimum allocation and best possible use होता है in capitalism. Wastage minimal से minimal जितना हो उतना होता है. Usually high degree of operative efficiency. Again, ऊपर वाला ही पॉइंट, एफिशिएंटली सब लोग काम करते हैं तो पूरे जो ऑपरेशंस है एक बिजनेस के, एक पूरे कंट्री के एज अ होल, वो एफिशिएंटली चलते हैं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमाइज्ड. बेस्ट तरीके से अपन कम से कम कॉस्ट में कैसे दे सकते हैं, इस पे फोकस रहता है, सो दैट अपना प्रॉफिट ज्यादा हो. इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो मिनिमाइज्ड. एंड मेथड्स विच आर कॉस्ट इफेक्टिव, दे आर मोस्टली यूज्ड. It offers incentive for efficient economic decision and their implementation. Again, ये ऊपर के ही पॉइंट थोड़ा बहुत मतलब घुमा फिरा के वो जेनेरिक पॉइंट्स यहां पर अपने को दिए हुए हैं. एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजंस एंड इंप्लीमेंटेशन, मतलब क्या बोल रहे हैं वो, कि जहां पर ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, जहां पर ज्यादा बेनिफिट रहेगा, उसी डायरेक्शन में डिसीजंस लिए जाएंगे. कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड. देखो, दो बिजनेस ट्राई कर रहे हैं, मैं कम कॉस्ट दूं, मैं कम कॉस्ट दूं, राइट? इसके वजह से बेनिफिट अल्टीमेटली किसका होगा? कंज्यूमर का. उसको कम कॉस्ट में प्रोडक्ट मिलेगा. कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड एज कंपटीशन फोर्सेस प्रोड्यूसर्स टू ब्रिंग इन लार्ज वैरायटी. पहली बात तो रीजनेबल प्राइसेस, दूसरा गुड क्वालिटी. अगर एक पर्सन की, एक कोई बिजनेस की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली कस्टमर्स जो है वो क्विकली दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे. It ensures maximum satisfaction to consumers and high standard of living. इसके वजह से क्या होगा? बेटर प्रोडक्ट्स मिलेंगे कंज्यूमर्स को, कम प्राइस पर मिलेंगे, एंड एक लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो जो है अपना थोड़ा इंप्रूव होगा कैपिटलिज्म में. इसका बेस्ट एग्जांपल जियो. पहले इंटरनेट का कॉस्ट कितना था? बहुत ज्यादा था. जियो ने काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से, रिलायंस ने रिवॉल्यूशनाइज कर दिया पूरा इसको, राइट? अब अपने को जो डेटा है वो तो जितना चाहे उतना इजीली
मिल जाता है। कैपिटलिज्म ऑफर्स इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। कंट्री एज अ होल बेनिफिट्स थ्रू ग्रोथ ऑफ बिजनेस टैलेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च एक्सेट्रा। ऑब्वियसली जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है वो कंटिन्यूअसली इनोवेशन करते रहते हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में ढूंढते रहते हैं नए नए एवेन्यूज, एंड इसीलिए ओवरऑल पूरे देश की भी ग्रोथ ज्यादा जल्दी होती है। Capitalism preserves fundamental rights such as right to freedom and right to private property. Therefore, participants enjoys maximum amount of autonomy and freedom. Autonomy मतलब independence, basically हम जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे कर सकते हैं। जो बिजनेस करना हो, जो कंजम्पशन करना हो, जहां पैसा लगाना हो, जितना सेव करना हो, सब कुछ अपने हिसाब से अपन कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू प्रॉपर्टी, जितनी चाहे अपन प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, ये सब फंडामेंटल राइट्स वहां पर फुल्ली अवेलेबल रहते हैं। इट रिवॉर्ड्स मैन ऑफ इनिशिएटिव्स एंड पनिशेस द इम्प्रूडेंट। जो अच्छी तरीके से काम करेगा, जो इफिशिएंटली काम करेगा, उसको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। जो इम्प्रूडेंट रहेगा, अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा, उसको मार्केट ऑटोमेटिकली बाहर कर देगा। कैपिटलिज्म फंक्शंस इन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। जैसा कंज्यूमर्स चाहते हैं, कंज्यूमर्स में से ही एक एंटरप्रेन्योर बनके उनके लिए ही चीज बनाता है, जो अपन डेमोक्रेसी पढ़ते हैं, ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। यस, उसी फ्रेमवर्क पर कैपिटलिज्म काम करता है। कैपिटलिस्ट सेटअप एनकरेजेस एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग एंड इमर्जेंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योरल क्लास। यहां पर क्या होता है, ज्यादा नए नए बिजनेस आते जाते हैं, लोगों को दिखता है कि अपन इफिशिएंटली काम करके ज्यादा थोड़ी सी रिस्क लेकर के अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, अपने पैसा कमा सकते हैं, इसलिए एक एंटरप्रेन्योरल क्लास जो अपन बोलते हैं वो डेवलप होती है कैपिटलिज्म में। समझे क्या मेरिट्स? फिर कैपिटलिज्म एकदम बेस्ट है क्या? नहीं, एट द सेम टाइम उसके कुछ डीमेरिट्स भी है। यूएस में अगर ऊपर देखें तो ये ऐसा जो है बेनिफिट्स मेजॉरिटी है, बट डीमेरिट्स क्या है? वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल इनजस्टिस अंडर कैपिटलिज्म, एंड दिस रेड्यूसेस एग्रीगेट इकोनॉमिक वेलफेयर। देखो अपन ने क्या बोला यहां पर, किसकी डिमांड पूरी होगी कैपिटलिज्म में? जिसके पास में पैसा है। जिसके पास में नहीं है उसका क्या? कुछ नहीं मिलेगा उसे। इसके वजह से क्या होता है कैपिटलिज्म में, काइंड ऑफ ऐसी हमारी जो पूरी सोसाइटी है वो स्प्लिट हो जाती है दो इसमें, हैव्स एंड हैव नॉट्स। एक वो क्लास जिनके पास में सहूलियत है, सारे संसाधन है, रिसोर्सेस है, पैसा है। दूसरे वो जिनके पास में नहीं है। ये गैप अगर बढ़ता गया तो जिनके पास में नहीं है अल्टीमेटली वो भी इंसान है, दे डिजर्व रिसोर्सेस, राइट। इसके वजह से क्या होता है, दोनों क्लासेस में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाती है, सोशल अनरेस्ट जिसको अपन बोलते हैं वो थोड़ा बढ़ जाता है। सोशल अनरेस्ट एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट मतलब सोशल अनरेस्ट मतलब सोशली दे आर नॉट सेटिस्फाइड। एक क्लास ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड रहती है, दूसरी ओवर सेटिस्फाइड रहती है। कैपिटलिज्म में देयर इज प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स। वहां पर पैसे को ज्यादा महत्व होता है इंसान से। बेसिक थिंग्स जो ह्यूमन राइट्स, बेसिक राइट्स रहते हैं वो भी किसके पूरे होंगे? जिसके पास में पैसा है। It leads to wide differences in economic opportunities and perpetuate unfairness in the society. देखो क्या होता है यहां पर, एक पर्सन फॉर एग्जाम्पल जिसके पास में कोई रिसोर्सेस नहीं है, पैसा वगैरह नहीं है, एक जिसके पास में है। अब इसके बाद में समझो इसकी नेक्स्ट जनरेशन जिसके पास में रिसोर्सेस नहीं है, क्या उसको अच्छा एजुकेशन मिल पाएगा क्या? जिनके पास में है वो लोग अच्छा हायर एजुकेशन अफोर्ड कर पाएंगे। तो ये नेक्स्ट जनरेशन के पास में भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज किसके पास में ज्यादा रहेगी, इनके पास या इनके पास? इन लोगों के पास में, जिसको बेटर एजुकेशन, बेटर एक्सेस टू रिसोर्सेस मिला है। इसके वजह से क्या होता है, इनकी ग्रोथ होते जाती है और इनकी डी ग्रोथ होते जाती है और वो गैप जो है वो बढ़ता जाता है। Capitalist system ignores human welfare. Aim is what?
प्रॉफिट एंड नॉट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोग मर रहे, मरने दो, हमको क्या चाहिए? प्रॉफिट। ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी द पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट्स रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी। जैसा अपन ने ऊपर एग्जाम्पल देखा था 90 एंड 10 का, 90 लोग डिमांड कर रहे हैं एफएमसीजी गुड्स, 10 कर रहे हैं कार्स, तो प्रोडक्शन काय का होगा? कार्स का, जिनके पास में वो खरीदने की कैपेसिटी है। क्या दिखेगा? इस कंट्री में डिमांड काय की है? कार्स की, बट एक्चुअली है क्या वैसा? नहीं, डिमांड काय की है? मेजरली एफएमसीजी की। इनकम इनइक्वालिटी पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इज कॉमन, जिनके पास में रिसोर्सेस है, जो ताकतवर लोग हैं, वो लोग जो लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी है उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। वेरी ऑफन इससे क्या होता है? स्ट्राइक्स होती हैं बार बार, मैनेजमेंट और लेबर के बीच में झगड़े होते हैं, नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दिस मेक्स वर्कर्स मोर वल्नरेबल। कंज्यूमर सोवरेनिटी इज अ मिथ। एक पॉइंट पढ़ा था अपन ने फीचर्स में, कंज्यूमर इज द किंग, और ये क्या बोल रहे हैं? वो मिथ है यहां पर। एज कंज्यूमर्स बिकम विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एडल्टरेशन, मिक्सिंग, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए किसी भी हद तक कैसा भी कुछ भी कर सकते हैं वहां पर लोग, राइट? सो हो सकता है प्रोडक्ट में अच्छी क्वालिटी बोल करके वो मिक्सिंग कर दे, कुछ भी कर दे, राइट? एक्सेसिव कंपटीशन एंड प्रॉफिट मोटिव वर्क अगेंस्ट द कंज्यूमर वेलफेयर। There is misallocation of resources, as resources will move into production of luxury goods and less of wage goods will be produced. Wage goods मतलब क्या? जो जनरली वेज अर्नर्स होते हैं ना, जैसे वर्कर वगैरह, ये लोग जो डिमांड करते हैं, दे आर वेज गुड्स। ये लोग क्या डिमांड करेंगे कर करके? डेली नेसेसिटीज, राइट? पर डिमांड किसकी पूरी होगी? जिनके पास में ज्यादा पैसा है, जो लोग लग्जरीज डिमांड कर रहे हैं। अगेन वो 90-10 का एग्जाम्पल, राइट? इसके वजह से क्या होता है? जो ये लोग वर्कर क्लास जो चाहती है, उनके लिए जो गुड्स है वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होते, उनके लिए ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, सप्लाई कम रहेगा, तो इनके लिए प्राइसेस और बढ़ेगी उन चीजों की, राइट? ऐसा जो है वहां पर होता है। लेस ऑफ मेरिट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड गुड्स विच आर हार्मफुल बट मोर प्रॉफिटेबल आर मोर प्रोड्यूस्ड। मेरिट गुड्स मतलब जिनका अच्छा परिणाम होता है सोसाइटी पर, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, राइट? ये कम प्रोड्यूस होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉफिट कम है। ऑन द अदर हैंड, नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हार्मफुल टू द सोसाइटी, जैसे सिगरेट, टोबैको, अल्कोहल, ये ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। क्यों? प्रॉफिट बहुत है। क्यों चल रहा है हमारे यहां पर अभी भी इतना अल्कोहल, सिगरेट वगैरह? ये सब बहुत ज्यादा है। टैक्सेस उस पे गवर्नमेंट को इतना सारा आता है कि इट्स लाइक अ कैश काउ टू द गवर्नमेंट। ऐसा जो है वहां पर है। इसके बाद में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ओवर प्रोडक्शन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी कॉमन अंडर कैपिटलिज्म। देखो यहां पर क्या होता है, एक सेंट्रल अथॉरिटी कोई ऐसी प्लानिंग की नहीं रहती, जैसा मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से ही होता है। मार्केट को बेसिकली कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता। इसके वजह से क्या होता है, वहां पर इंस्टेबिलिटी बहुत जल्दी आ जाती है, रिसेशन, डिप्रेशन वगैरह ये सब। जैसा आपने पास्ट में अगर कुछ फॉलो करते होंगे कोई लोग, तो देखा होगा कहीं पर भी रिसेशन वगैरह आता है तो उसकी शुरुआत जनरली कहां से होती है? यूएस से। वहां से चालू होकर के पूरे वर्ल्ड में वो फैलता है, एंड विच रिजल्ट इन लॉट ऑफ ह्यूमन मिजरी। एनॉर्मस वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। प्रोडक्टिव रिसोर्सेस का वेस्ट होता है। सर ऊपर तो बोले अपन ने मिनिमम वेस्टेज, वेस्ट इन द सेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। इतना पैसा खर्च करते हैं मार्केटिंग पर, एडवर्टाइजमेंट पर, सेल्स प्रमोशन पर, जितना जरूरी भी नहीं है। मेरा प्रोडक्ट बिकना चाहिए, मुझे ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वो लोग ये करते हैं। इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज। कोई पर्सन धीरे धीरे बड़ा बिजनेस जो है वो बड़ा होते होते इतना बड़ा हो जाता है कि उसका एक अकेले का पावर वहां पर एस्टेब्लिश हो जाता है। मेरे अलावा ये बिजनेस और कोई नहीं करेगा, मैं और किसी को नहीं करने दूंगा। काइंड ऑफ मोनोपोलीज वहां पर बनने लग जाती है। एंड एक्सेसिव मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म मतलब शो ऑफ बेसिकली।
as well as conspicuous and unethical consumption leads to environmental degradation. जैसा अभी आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह वो बोलते हैं हमारे पास में तो 100 पेयर्स ऑफ शूज है, 500 पेयर्स। अभी किसका देख रहा था यार मैं पर्सनल सो यूट्यूब पर, सिंगर था शायद कोई, बोले मेरे पास 500 पेयर्स ऑफ शूज है। अरे जिंदगी में पहन पाएगा क्या वो इतने? पर फिर भी दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए, अल्टीमेटली क्या होगा? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। कोई लिमिट है क्या? जितना आपके पास में पैसा है आप खरीदना चाहे खरीदो, कैपिटलिज्म वही तो है। पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ऐसा जो है सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? ये जो इसके सब पॉइंट्स है ना, मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये थोड़े जेनेरिक पॉइंट्स है ऐसे कि मतलब जनरली ऐसा 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 होता है। एक दो बार आपने पढ़ लिए तो ध्यान में रह जाएंगे आपको। दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो अपन चालू करते हैं। कल एक जस्ट बेसिक आइडिया दे देता हूं आपको। कैपिटलिज्म में अपन ने क्या बोला? सब कुछ प्राइवेट लोगों के हाथों में होता है, एक मार्केट फोर्सेस के हिसाब से सब कुछ होता है। सोशलिस्ट में क्या होता है? देयर इज सिंपली अ सेंट्रल अथॉरिटी या कमांड अथॉरिटी या सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी इसको बोलते हैं। गवर्नमेंट बेसिकली ऐसा समझो, जैसा ये बोलेगी वैसा सब चीजें होगी। क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, कितना करना है, फ्यूचर के लिए क्या रखना है, सब कुछ ये ही डिसाइड करेगी। राइट? जैसा जैसा ये बोलेंगे वैसा वैसा सब लोगों को करना पड़ेगा। बेसिकली पूरा कंट्रोल पब्लिक सेक्टर के हाथों में रहता है, गवर्नमेंट के या सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के हाथ में रहता है। बेस्ट एग्जांपल इसका नॉर्थ कोरिया, जिसको रिलेट करके अपन डिस्कस करेंगे कल। चलिए ठीक है, रुकते हैं यहां पर। थैंक यू सो मच।